लेट्स स्टार्ट दी केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट क्लास में केमिस्ट्री में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको बताया 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एन, एल, एम और एम एस या फिर एन एस, इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट में। तो इन सब में रिलेशन भी देखा, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक बार मैं उन नोट्स को रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वांटम नंबर्स का। तो क्वांटम नंबर्स में एन, एल, एम, इन सब में क्या रिलेशन था ये भी हमने देखा। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये हमने पढ़ा, एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें शेल के बारे में जानकारी देता है। मैंने बताया आपको, जैसे शेल के अंदर होता है सब शेल, सब शेल में होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट रहता है क्वांटम नंबर्स का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल से देते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें सब शेल के बारे में जानकारी मिलती है, और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें सब शेल के अंदर जो कहीं है ऑर्बिटल्स हैं ऑनलाइन वोडाफोन इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो कहीं है और फिर ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम इस तो तरह कहीं से है पीछे बढ़ते जाते हैं। बटन ठीक है, तो ये शैल, सब शैल, ऑर्बिटल इस तरह से रहता है। और यहाँ पे हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एन 1 2 3 4 5 6 में जो शैल होती है कौन कौन सी होती है, के, एल, एम, एन, सर ये शैल होता है। हाँ बोलो। सर सर हाँ, स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं सर, क्लियर दिख रही है। दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा सा अभी दिख रही होगी शायद। हाँ सर, अभी तो नहीं दिख रही। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या तो, हो सकता है नेटवर्क इशू है ना। मतलब मैं लास्ट क्लास के जो नोट्स है ना, लास्ट क्लास के नोट्स कॉपी में लिख ही रखे होंगे, एक बार उनको खोल लो, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एन बराबर 1 2 3 4 5 से के, एल, एम, एन शैल होती है। फिर एल की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 से n-1 तक चलती है ना। जैसे के शैल है उसमें एल 0 हो सकता है, एन बराबर 2 जो एल शैल है उसमें एल की वैल्यू 0 1 हो सकती है। एन बराबर 3 के लिए एल 0 1 2 हो सकता है, एन बराबर 4 के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे हो सकती है। और एल की वैल्यू जब 0 1 2 3 हो तो सब शेल कैसे आती है, एस, पी, डी, एफ आती है। ठीक है, फिर आगे भी जी एच चलता रहता है, लेकिन अपन एफ तक ही हमारा काम हो जाता है। जितने भी पीरियोडिक टेबल के एटम्स हैं उन एटम्स में अभी तक जितना हमने डिस्कवरी किया है तो हमारा एफ तक सारा काम हो रहा है। तो आगे हमें जी एच की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक। फिर जो एम एल है ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है। एम एल की वैल्यू -L से +L चलती है, और नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ है 12+1 होती है। और इसके लिए हमने एस, पी, डी, एफ में सभी में एल की जो वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 इन सब में हमने एम एल की अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे देखी। तो ये हर वैल्यू जो है एम एल की, जैसे पी के लिए एम एल की वैल्यूज़ 3 आती है, डी के लिए एम एल की वैल्यूज़ 5 आती है, एफ़ के लिए एम एल की वैल्यूज़ 14 आती है, 7 आती है। और एक, हर एक एम एल की वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। तो इस तरह से एस, पी, डी, एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एस में 2 आ जाएंगे, पी में क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 में 6, डी में 5 ऑर्बिटल्स, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 ऑर्बिटल्स, 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इन इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हैं क्योंकि इनके स्पिन जो हैं अपोजिट होते हैं, जैसा कि फोर्थ क्वांटम नंबर में हमने सीखा कि एक क्लॉकवाइज स्पिन का होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का होता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में स्पिन क्वांटम नंबर तक सीख लिया। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बेसिक थ्योरी का एक आइडिया होता है कि जैसे ऑर्बिट वर्ड भी आया और ऑर्बिटल वर्ड भी आया, तो देयर वर 2 वर्ड्स विच वी यूज्ड। एक जगह तो हमें ऑर्बिट वर्ड यूज़ किया,
और एक जगह ऑर्बिटल वर्ड यूज़ किया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिट यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कक्ष, एवं ऑर्बिटल जो है इसको बोलते हैं कक्ष। हिंदी में देखो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ऑर्बिट वर्ड एक अलग वर्ड है और ऑर्बिटल वर्ड जो है ये भी एक अलग वर्ड है। जो ऑर्बिट वर्ड है, ऑर्बिट वर्ड ये दिया जाता है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में। जो कक्ष शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया था इन नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, यूज्ड इन नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। तो पहली बात तो ऑर्बिट वर्ड जो है वो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में यूज़ किया गया था। और किसके लिए यूज़ किया था, जब नील्स बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। फॉर वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर path of electron around the nucleus, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का जो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ था उसके लिए ऑर्बिट वर्ड का यूज़ किया गया। हिंदी में इसे लिख लेंगे कक्ष शब्द का उपयोग नील्स बोहर के परमाणु प्रतिरूप में नील्स बोहर के परमाणु प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन द्वारा चयनित वृत्ताकार मार्ग के लिए किया गया है ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ऑर्बिट वर्ड उसके लिए यूज़ की गई थी। लेकिन जो ऑर्बिटल वर्ड देखो कुछ अलग होता है कक्षक, क्योंकि जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप किया गया तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप किया हाइजेनबर्ग ने, है ना। हाइजेनबर्ग के अलावा जैसे आपके ये डी ब्रॉगली थे, श्रोडिंगर थे, तो ऐसे लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप किया। तो इन्होंने, जैसे हाइजेनबर्ग की थ्योरी थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर माइक्रो जो पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल जो होता है, उसके लिए उसकी पोजीशन और जो मोमेंटम है उन दोनों की जानकारी को एक साथ सही तरह से कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग ने ऐसा बोला था। तो हाइजेनबर्ग ने बोला था कि जैसा कि नील्स बोर ने जो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट बताया है वो तो एकदम गलत बात हो गई। जो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट नील्स बोर ने बताया, नील्स बोर ने तो इवन जैसे मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था कि R इज इक्वल टू 0.5 to 9 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू n²/z। तो यहाँ पे नील्स बोर ने वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिटल्स बताई और उनका इवन रेडियस का फॉर्मूला भी दे दिया था। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, आप वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट तो बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वर्ड है उसको ऐसा नहीं बोला गया था कि वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स है। ऑर्बिटल को ऐसा बोला गया कि ऑर्बिटल किसी एटम में वो जगह होती है ना, वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। ऑर्बिटल को ऐसे डिफाइन किया गया, ऐसे नहीं कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ये डिफाइन किया गया, देखो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब हाइजेनबर्ग ने ये बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन की कोई सर्टेन पोजीशन जो है वो हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन सी बात है। तो हाइजेनबर्ग ने और श्रोडिंगर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं एक फिक्स जगह पे ना होके उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है
है ना। मतलब जैसे 50% प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और प्रोबेबिलिटी हो सकती है 90% कि हाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसा कोई जगह एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वर्ड को डिफाइन किया गया, द प्लेस इन एटम, या फिर द पोजीशन इन एटम, या फिर द प्लेस इन एटम, द प्लेस, या फिर रीजन। रीजन ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एग्जिस्टेंस है वो एक क्लाउडी शेप में रहता है। तो द रीजन इन विच, रीजन इन एटम, the reason in atom in which probability of finding electron is maximum is called orbital, ठीक है। तो परमाणु में वो क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, वह स्थान क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हिंदी में इसको बोलेंगे कि परमाणु में वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, अधिकतम हो, उस जगह को, उस क्षेत्र को कक्षक कहते हैं। कक्षक कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल के लिए जो टर्म है, जो नॉर्म है, जो डेफिनेशन है वो यूज़ किया गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। ऑर्बिट वर्ड तो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल था, उसमें यूज़ किया गया था, लेकिन ऑर्बिटल वर्ड जो है वो आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में यूज़ किया गया। और ऑर्बिटल वर्ड जो है उसको डिफाइन किया गया कि किसी एटम के अंदर वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अब डिफरेंस ध्यान में रखना। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको समझते हैं। देखो, जैसे आज मेरे को जुकाम लगा हुआ है और मैं आपको बोलूँ कि 10 बजे, 9:30 बजे मेरी क्लास है, तो 9:30 बजे मेरी क्लास है, जुकाम लगा हुआ है, थका हुआ हूँ। तो अगर मैं हेल्दी होता तो 9:30 बजे क्लास लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% होती, लेकिन मुझे जुकाम लगा हुआ है तो 9:30 बजे क्लास लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि 90%। हो सकता है 5% या 10% चांस हो कि मैं लीव ले लूँ, बोल दूँ, मैसेज दे दूँ बच्चों को कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, आज क्लास ले नहीं पाऊँगा। लेकिन 90% ये भी चांस है कि नहीं, ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं है, क्लास ले सकते हैं, तो चलो क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो रही है ना, जो नेट आउटकम्स होते हैं और जो नेट पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, उनके रेशियो को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि ये अपने केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ा जाता, ये मैथ्स में पढ़ा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी, ये इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं प्रायिकता को। प्रायिकता ये मैथ्स का टॉपिक होता है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे केमिस्ट्री में क्योंकि एक जगह आया है तो मैं आपको बता दूँ। प्रोबेबिलिटी होता है नेट आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज़, है ना। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ तो मान लो 100 हो सकती है, उस 100 में से नेट कितना अभी फ़िलहाल पॉसिबल केसेस है, आउटकम आ सकता है,
उन दोनों का रेशो जो होता है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए एक रीजन लेते हैं, इस रीजन में जैसे ये रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, ये रीजन है जैसे x बराबर, ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2, ठीक है। अब देखो इस x1 और x2 के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है अगर पाया जाना चाहिए, मान लो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन इन सब जगह में मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, यहाँ पे इस पे कम है, इस पे कम है, तो अपन इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जैसे इस तरह से, है ना। तो इस ग्राफ का मतलब क्या होगा, ये जो पोजीशन है ना, ये मान लो कोई x बराबर कोई है x पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, इन पे कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, और यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे बहुत कम। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मान लो मैं इधर ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी p और x के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इस वजह से ये जो पोजीशन एक तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या होता है कि जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस पॉइंट को ऑर्बिटल कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं वेव फंक्शन, है ना। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू डिफाइन या फिर टू कैलकुलेट probability of finding electron a function या फिर ए वेव फंक्शन इज डिफाइंड, एक वेव फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या होता है, ऐसे होता है, देखो इसको सिंबल होता है शाई, जैसे शिव जी की त्रिशूल होती है ना, वैसे इस वेव फंक्शन का सिंबल होता है शाई, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है शाई। इसमें पी साइलेंट रहता है, PSHY, इसको बोलते हैं शाई, है ना। साईं बाबा होता है ना, वैसे ही साईं बोलते हैं इसको, शाई। तो इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ए वेव फंक्शन इज डिफाइंड, एक वेव फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अभी समझते हैं कि ये वेव फंक्शन है क्या, है ना। हिंदी में लिख लेंगे कि क्वांटम प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता हेतु एक तरंग फलन क्या है, साई को परिभाषित किया जाता है, साई को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। क्वांटम मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, उसके लिए एक हम वेव फंक्शन साई को डिफाइन करते हैं। अब ये साई है क्या, देखो जो आपके सिलेबस में, आपकी एनसीईआरटी में जो साई है, वैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत ज़्यादा वास्ट मॉडल है। इस पूरे मॉडल को समझने के लिए हमें 4 से 5 महीने लग सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो अपन को क्या समझना होता है, अपन को जो मेन पॉइंट्स हैं जो अपने सिलेबस का हिस्सा है, उन्हीं को समझना होता है। अब देखो शाई के क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अगर जानकारी, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो एनसीईआरटी में शाई के बारे में ऐसा बोला जाता है कि शाई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन जो शाई स्क्वायर है, यानी शाई का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है एनसीईआरटी में कि साई इटसेल्फ डू नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, है ना, इसका खुद का कोई एक भौतिक अर्थ नहीं है, अपने आप एक हाइपोथेटिकल फंक्शन है। लेकिन साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंडिकेट करता है। तो साई इटसेल्फ डू नॉट हैव
any physical meaning, any physical meaning, but psi square uh, indicates probability density. Psi square is probability density of electron. Psi square is probability density of electron. तो साई स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो साई का स्वयं का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, स्वयं का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, परंतु साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व को निरूपित करता है, प्रायिकता घनत्व को निरूपित करता है ना, प्रायिकता घनत्व को निरूपित करता है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी का थोड़ा और ये भी ध्यान में रखना, जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 2 है, लेकिन नेट आउटकम किसी एक समय पे देखें तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो नेट का आउटकम तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 हो गई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, है ना। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है सिक्के को उछालने के बाद में उसका आउटकम क्या आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही साई स्क्वायर जो है ना वो हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है ना, ये तो एक नई टर्म हो गई आप बोलोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये नई टर्म नहीं है। जैसे डेंसिटी को डिफाइन करते हैं अपन, तो कैसे डिफाइन करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। वैसे ही जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी साई स्क्वायर, जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे, प्रायिकता घनत्व को, प्रायिकता घनत्व, इसको डिफाइन करेंगे साई स्क्वायर को, मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाती है। देखो ये तो है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी में क्या गया, मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं P अपॉन V से भी इंडिकेट कर सकता हूँ, है ना। प्रायिकता अपॉन आयतन, यानी कि एक कोई वॉल्यूम ले लिया कि इस वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अपन को देखनी है, मान लो एक मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ V, है ना, एटम के कोई सराउंडिंग में एक वॉल्यूम है, मान लो ये है V, और इसमें चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन तो हो नहीं सकती, तो फिक्स पोजीशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी P, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखो साई स्क्वायर क्या है, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम हो गया। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक सर्टेन रीजन में, है ना, मान लो V वॉल्यूम का एक रीजन ले लिया आपने, और इस रीजन में आपको पता लगाना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी के लिए जो साई स्क्वायर है उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हमने साई डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के लिए, साई को अपन बोलते हैं वेव फंक्शन, है ना, इसको तरंग फलन बोलते हैं साई को। तो साई का खुद का तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है ना, लेकिन साई स्क्वायर किसको इंडिकेट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंडिकेट करता है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैंने जैसे बताया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय क्या, प्रोबेबिलिटी में हम डिवाइड कर देंगे मास डेंसिटी का, है ना, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे ये जब श्रोडिंगर ने मॉडल दिया था, तो इस मॉडल में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन भी दी थी, बहुत बड़ी इक्वेशन थी श्रोडिंगर की, इस साई स्क्वायर को लेते हुए। जैसे अपन ने
ये जितने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अपन ने देखे हैं, डिफाइन किए हैं, तो इन सभी का यूज़ करते हुए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी। तो उस श्रोडिंगर की इस इक्वेशन को भी अपन एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि उसको आपको कुछ से ज़्यादा सोचना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपको प्रोबेबिलिटी और जो साई स्क्वायर है उसका ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, और साई के बारे में भी ज़्यादा अपन को जानकारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है इनको समझने के लिए, जो कि अपना पार्ट नहीं है। अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो मेन जो अपना पार्ट है वो है क्वांटम नंबर्स। इनके अलावा अपन को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी होती है। हालांकि एक इक्वेशन मैं आपको लिखा देता हूँ, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, इसको श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन बोलते हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए यूज़ की जाती है। ये इक्वेशन थी माइनस में एच हैश स्क्वायर अपॉन 2m इंटू मल्टीप्लाई में d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर का एक इक्वेशन था। इसमें ये एक्स वाई जेड तो हो गए, 3D के डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एच हैश जो है ना, एच हैश ये प्लांक कांस्टेंट ही है, तो ये एच अपॉन 2 पाई को क्या बोलते हैं, एच हैश बोलते हैं, है ना। एच कौन सा था, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट में जब 2 पाई का डिवाइड कर देते हो तो वो हो जाता है एच हैश। तो माइनस में एच स्क्वायर अपॉन 2m, m यहाँ पे मास है, साई यहाँ पे वेव फंक्शन, एक्स वाई जेड डायमेंशंस हो गए, 3D डायमेंशन, प्लस होता है यहाँ पे u इंटू शाई इज इक्वल टू ई इंटू शाई। ठीक है, तो यहाँ पे u तो होता है पोटेंशियल एनर्जी और e होता है टोटल एनर्जी। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पे E जो होता है ये होता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके, विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द क्वांटम नंबर्स। मतलब इस श्रोडिंगर इक्वेशन से ही क्वांटम नंबर्स को डिफाइन किया गया था। तो ये इक्वेशन आई थी, उससे क्वांटम नंबर आए थे, लेकिन अपन को केवल क्वांटम नंबर ही काम में लेने हैं, क्योंकि उसी से ही हमारे जो सिलेबस के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन को डेराइवेशन इसका और इसका एक्सप्लेनेशन हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं है। और वैसे मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी बताया कि ये इक्वेशन कैसे आती है, इसका और ज़्यादा डिटेल में मीनिंग क्या होता है। पर अभी फ़िलहाल आपके 11th क्लास के लिए, आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा इसका आवश्यकता नहीं है। फिर वो वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है क्या, क्वांटम हाँ नंबर वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वो? हाँ, क्या चीज़ है, इस वाले चैप्टर में ही डाला है क्या? क्या चीज़, ये इक्वेशन आपने सॉल्व करवाई थी ना, कौन सी इक्वेशन? कि आप अभी बोल रहे थे ना, मैंने ये इक्वेशन का डेरिवेशन भी करवाया अभी था, नहीं तो नहीं, वीडियो यूट्यूब की डाल। इन वीडियोस में नहीं है। मेरा यूट्यूब का एक दूसरा ऐप है, उसका लिंक भेज दूंगा, है ना, इस पे नहीं है। ठीक है, मेरे को भी देखना पड़ेगा कौन से चैनल पे है, तो इस पे नहीं है। ठीक है, जैसे तो ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे अपन को एक नया पार्ट शुरू करना है। अपन नेक्स्ट क्लास में जो ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे S P D F, ये जो सब शेल हैं, इनकी शेप कैसी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए